बात कर रही हूं, जो कि भारत का वजीर आजम बना बैठा है, वो चाय वाला नरेंद्र मोदी, जो समझ बूझ से बिल्कुल आ रही है। कहते हैं कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है, और इस शख्स का ज़हन खाली होने के साथ साथ इसके अंदर जंगी जुनून भी सवार है, क्योंकि खुद ही ज़हनी तौर पे मफलूज शख्स है। इसीलिए आज पूरा भारत इसकी लगाई हुई आग में जल रहा है, और उस आग को ही कहते हैं शाइन। ये उस जलते हुए भारत को कहते हैं जिसमें आग लगी हुई है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कहते हैं ये शाइनिंग इंडिया। अब ख़ास तौर पर इसके जुल्म सितम का निशाना हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं। 5 अगस्त का इक़दाम ये करने के बाद ये समझ रहा है कि इसने कश्मीर पर अपना कब्ज़ा पक्का कर लिया, लेकिन हकीकत क्या है कि मकबूजा कश्मीर भी इसके हाथों से निकल रहा है, क्योंकि जिस धरती के बेटे उस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, उससे गुलामी की जंजीरों में ज़्यादा देर तक नहीं जकड़ा जा सकता। आज कश्मीर की आज़ादी के हीरो बुरहान वानी का 5वां यौम शहादत है। मकबूजा कश्मीर की फ़ज़ाएँ बुरहान वानी के नाम से गूंज रही हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज का जुल्म आज भी नहीं रुक सका। भारतीय सेना ने मकबूजा कश्मीर में आज भी कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। भारत ने आज के दिन ही बुज़दिलाना कार्रवाई करके अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, यह तासुर देने की एक नाकाम तरीन कोशिश की कि वो जोरे बाजू से आज़ादी की तहरीक को दबा लेगा। लेकिन भारत को जान लेना चाहिए कि बुरहान वानी के बाद रियाज नायकू ने भी तो जन्म लिया। जितने मर्जी बुरहान वानी और रियाज नायकू शहीद कर दें, इन जैसे कई हजार आज़ादी के मतवाले मोदी के जुल्म के आगे चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे, और हो चुके हैं, और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तभी भारत बंदूकों, पैलेट गन्स की मदद से आज़ादी की तहरीक को दबाना चाहता है। बुरहान वानी जो है, बुरहान वानी वो नौजवान था जो कश्मीर की गलियों में क्रिकेट खेलता था। इनकी आंखों में भी ख्वाब सजे थे कि अपने ख़ानदान के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन भारतीय दरिंदगी ने इनके घर को उजाड़ दिया। मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी की जद्दोजहद है, उसे अपने खून से नया रंग देने वाले ये बुरहान वानी 19 सितंबर 1994 में जम्मू कश्मीर के एक गांव शरीफाबाद में पैदा हुए, जहां इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में तहरीक आज़ादी कश्मीर में शिरकत का फ़ैसला किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में तहरीक आज़ादी कश्मीर में शिरकत का फ़ैसला किया। अब इसकी वजह क्या बनी कि एक क्रिकेट खेलता नौजवान, ज़रा सोचें कि बल्ले को छोड़कर बंदूक उठाने पे मजबूर हो गया। क्या वजह बनी? इसकी वजह थी भारतीय जुल्म, भारतीय बर्बरियत। और बुरहान वानी के जो भाई खालिद वानी हैं, उनको भी 2015 में भारतीय फ़ौजियों ने एक जाली मुकाबले में शहीद किया था, जब वो अपने 3 दोस्तों के साथ अपने भाई से मिलने जा रहे थे। बड़े भाई की शहादत के बाद बुरहान वानी ने खुलकर सोशल मीडिया के ज़रिए कश्मीरी नौजवानों को बंदूक उठाने और भारत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद की राह अपनाने की भरपूर मुहिम चलाई। इसके जवाब में दर्जनों नौजवान भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ इस मुहिम में शामिल होने लगे। भारतीय फ़ौज को ललकारा। मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में आग अब दोनों जाने बराबर लग चुकी है। अब मोदी इसे चाहते हुए भी बुझा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और कश्मीर में जो आज़ादी की जंग है, कह लें कि अपने उरूज पर है। आज़ादी की तहरीक सर चढ़कर बोलने लगी है, और तारीख में पहली बार वहाँ की तालिबान भारत के मुजालिम के खिलाफ मैदान अमल में उतरती नजर आई। आज़ादी के हसूल के लिए कश्मीरी नौजवान भारत के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हो गए। इन बहादुर कश्मीरी मुजाहिदों ने भारत के नाक में कहले कि दम करके रखा, और यही वजह कि भारतीय आर्मी चीफ ये कहने पर मजबूर हो गया कि कश्मीर भारत के हाथों से निकल रहा है। मोदी सरकार को अपनी जान के लाले पड़ गए, मोदी की हालत गैर हो गई, और ये जालिम कह लें कि अपनी झूठी अना की वजह से, इज्जत उसकी कोई है नहीं, औकात तो नरेंद्र मोदी की कोई है नहीं, और ये अपनी झूठी अना, झूठी किस्म की कुछ इज्जत जो उसको लगता है कि शायद इसकी दुनिया करती है, उसकी वजह से कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होता नहीं देख सकता। बुरहान वानी और सब्ज़ार नामी नौजवान ने मिलकर जिद्दोजहद की। भारत मुजाहिदीन की जो हिमायत करने वालों को दहशतगर्दों की हिमायत करना भी आपको पता करार देता है। दरअसल कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक अब आबोताब के साथ जारी है ना, उसका पस मंज़र बुरहान वानी की शहादत है।
ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कमांडर बुरहान वानी के 5वें यौम शहादत के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और फ़ज़ा सोगवार रही। 8 जुलाई 2016 को 22 साला बुरहान वानी को भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने 2 साथियों समेत शहीद कर दिया था और उनकी शहादत के बाद कश्मीर में 2 माह तक कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं आज एक बात याद करवाना चाहूँगी। नरेंद्र मोदी, तुम एक बात अच्छी तरह से जान लो कि एक बुरहान वानी लाखों बुरहान वानी पैदा कर गया। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को ये चाहिए कि वो अपने जो अनापसंदी है, उसके जो फैसले हैं, उस पर एक बार नजरसानी करते हुए कश्मीरी अवाम की हक तलफी करने की बजाय उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसलों के मौके फराहम करे। और इस हवाले से इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं उनको भी जागना होगा। ये बहुत तकलीफ दिन है सारी कश्मीरी कौम के लिए। हमने कितने खूबसूरत, कितने बहादुर, कितने दलेर हीरों को खोया हिंदुस्तान की बुलेट के आगे, न डर होके निहत्ते होके मुकाबला किया। 70 साल से ऊपर जो तहरीक है कश्मीरियों की, उसमें ऐसी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं कश्मीरी यूथ की, कश्मीर की लीडरशिप की, औरतों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की। और आज का दिन ठीक 5 साल पहले जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, एक यंग लड़का, पोस्टर बॉय, गोल्ड मेडलिस्ट, अल्लाह ताला ने उसको हर नेमत से नवाजा था। एक अच्छा फैमिली, वेल ऑफ लोग थे और गोल्ड मेडलिस्ट, पढ़ाई का बहुत शौकीन, अच्छी शक्ल, बहादुरी, एवरीथिंग, और फ़ख्र था वो फैमिली का। मगर जिस तरीके से 2010 में उसको और उसके भाई पे बदतरीन टॉर्चर किया गया अमरनाथ यात्रा के दौरान, जब पुरअमन तहरीक चल रही थी कश्मीर की, बहुत तेज़ी पे थी, मैं ख़ुद वहाँ पे थी, तो कोई स्पेस नहीं दी गई पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाने के लिए। तो बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ कि ये एक इस सदी का एक बहुत बड़ा एक वाक़या है, क्योंकि इसने एक नई रूप फूंकती है हमारी स्ट्रगल के अंदर, और एक दफ़ा फिर दुनिया को दिखाया है कि हिंदुस्तान ने कितना बर्बरियत की है, कितना जुल्म किया है कश्मीरी कौम पे। और हर दफ़ा कोई ना कोई नया यूथ, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई यंग स्टूडेंट हो, वो न डर है और अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। और ये राइट है उनका, ये कश्मीरियों का राइट है कि वो अपनी ज़मीन को डिफेंड करें, चाहे वो आर्म स्ट्रगल में करें, चाहे वो पुरअमन करें। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर जो आज एक वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुआ, उनका एक ऑडियो बयान आया, उस हवाले से पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बड़े उनकी रिकग्निशन है और लोग बहुत उनका अदब एहतराम करते हैं, इज़्ज़त एहतराम करते हैं। में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सहाफ़ियों को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ कवानीन पास कर लिए जाते हैं। पंजाब असम्बली में हैरत अंगेज़ तौर पर एक ऐसा बिल पास कर दिया गया प्राइवेट मेंबर्स डे पर, जिसमें जो स्पीकर हैं उनको ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो बतौर मैजिस्ट्रेट एक्ट कर सकें, किसी भी अफसर को, किसी भी सहाफ़ी को बुला के उसको जेल कर सकें। लेकिन फिर वो बाद में जब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो उसमें से वो शिकें निकाल दी गई। लेकिन ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? रहीम यार खान में जो टॉर्चर किया जा रहा है, वो एक मैंने आपको मिसाल दी है। छोटी छोटी जगहों पर आप जाके अगर बात करें, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, और इसमें पुलिस के लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और नदीम मलिक साहब, उन्होंने एक स्टोरी की, मुर्तज़ा जी, उनको FIA के ये जो कि अफगानिस्तान में चीज़ों को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, बल्कि यहाँ तक भी बात की गई है कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो शायद चाइना की फोर्सेस जो हैं वो भी अफगानिस्तान में भेजी जाएँ। अब मुझे ये बताएं, इसमें जो मजहबी जमातों की बात की जा रही है, जिस तरफ समी साहब इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब का किरदार और बाकी सारे जो मजहबी जमातें हैं और हमारे सरबराह हैं, उनका किरदार आप कितना अहम देखते हैं? देखें, तालिबान पे तो इस वक्त असर रसूख तो हमारा है, और हम बहुत हद तक जो है उनको कायल हमने किया भी कि वो उनसे बैठें, बात करें। जिस तरह समी साहब ने कहा कि उनको कहा गया कि आप उनसे बात करें, और अमेरिका को कहा गया कि आप उससे बात करें। हमारा एक असर, हमने मरी में उनको मिलाया भी, अफगान गवर्नमेंट को और उनको। अब वो आते हैं तो कम से कम हम ये समझते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है उस तरह से मुदाखलत कम होगी, नहीं हो सकी कि जिस तरह से वो अब इस हुकूमत के उसके आज़ादाना तौर पर करते हैं।
और दूसरा ये है कि तालिबान जो है उनको कन्फाइन कर देंगे डिप्लोमेटिक मिशन तक और डिप्लोमेटिक उस तक, और उनका शायद इस तरह ना हो। ये एक वो। दूसरी बात जो आपने की है कि मजहबी जमातें, देखें मजहबी जमात का तालिबान का असर रसूख या जो JUIF जो है उनका कितना असर है ये आने वाले दिनों में, उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उनका असर जो है वो JUI नज़रियाती का रहा है, क्योंकि वो ओपनली जो है तालिबान के उसको जो लड़ रहे थे तो उसको वो जहाद का नाम देते थे और कहते थे कि मुसलमानों के जहाद उन लोग ताकतों के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और अमेरिका के परवरदा लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये लड़ रहा है वो, और उनके लोग लड़ते भी रहे थे। वैसे तो JUI के वो लोग जो मदरसों में वो भी जाते रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज़ हम देखते रहे हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आते रहे, लेकिन जो वोकल वो थे वो ज़्यादा शिरानी साहब थे। शिरानी साहब ओपनली इस जहाद को फसाद कहते थे। वो आज भी वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में शुरू से अब तक जो कुछ भी ये जहाद था ये फसाद है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, वो उसको करने के लिए तैयार नहीं है। अब JUIS है जो समीउलक ग्रुप है वो भी वही मौक़िफ़ रखती है जो आपके नज़रियाती रखते हैं। तो जमात इस्लामी ने भी अपने आप को अफ़गानिस्तान के उससे अलग कर लिया, बल्कि उनका हिकमत-यार के साथ ज़्यादा नेक्सेस है और हिकमत-यार के साथ ज़्यादा उनका ताल्लुक़ है। तो उनका रोल मुझे नज़र बहुत कम आता है कि उनका रोल होगा उनका तालिबान उनके साथ, लेकिन तालिबान ऐसे भी नहीं करेंगे जब हुकूमत में चले जाएंगे। इस मरतबा तालिबान बहुत मोहतात हैं, वो वहाँ पर जाकर वो आपने देखा कि वो अभी तक उन प्राइवेट मलेशिया से तो असला जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि वो किसी छावनी में घुस गए हों। वो खाद्य जो उनके इंटेलिजेंस जो NDS है उनके दफ्तर में घुस के उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए हो, फॉरेन अफेयर्स में घुस